आचार्य प्रशांत जी की बहुचर्चित पुस्तक स्त्री। और हम उसके दूसरे अध्याय पर बात कर रहे हैं। जी, और विषय बहुत सीधा है, महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या फिर घर गृहस्थी। इस चर्चा का मिशन बस ये समझना है कि जब एक महिला अपनी पढ़ाई या करियर और घर के कामों के बीच फंसती है तो उसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण असल में क्या होते हैं। और ये चर्चा हवा में नहीं हो रही है, इसका आधार एक बहुत ही वास्तविक स्थिति है जो किताब में दी गई है। हाँ, एक प्रश्नकर्ता है जो एक गृहिणी है, वो अपनी परेशानी साझा करती हैं कि उनके परिवार में पति, बच्चा और सास ससुर है और उनका पूरा दिन सिर्फ घर की सफाई और रसोई में निकल जाता है, जो कि हर दूसरे घर की कहानी है। बिल्कुल, वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठती है ना तो उन्हें घर का कोई ना कोई काम नजर आने लगता है। और फिर वो पढ़ाई छोड़कर उन्हीं कामों में उलझ जाती हैं। हाँ, तो उनका सवाल ये था कि क्या उन्हें अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह केंद्रित रहना चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो समाज के हर उस घर की दीवारों में गूंजता है जहां एक महिला अपने वजूद और अपनी जिम्मेदारी के बीच बंटी हुई है। आचार्य प्रशांत जी का जो विश्लेषण है ना, वो इस पूरी बात को पलट कर रख देता है। पलट देता है। वो स्पष्ट करते हैं कि ये कोई टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, ये तय करने का मुद्दा नहीं है कि सुबह बर्तन धोए जाएं या किताब खोली जाए। ये मानव जीवन की सार्थकता का मुद्दा है। अच्छा। हाँ, ये उस सामाजिक ढांचे का कच्चा चिट्ठा है जिसे सदियों से बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया है। आचार्य जी का उत्तर बहुत ही दो टूक है। वो कहते हैं कि पढ़ाई करना यानी खुद का मानसिक विकास करना ही सबसे ऊंची सेवा है। और मुझे लगता है यहीं पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई महिला घर का काम छोड़कर पढ़ने बैठ जाए तो उसे तुरंत स्वार्थी मान लिया जाता है। बिल्कुल, लोग ताने मारते हैं। हाँ, कहा जाता है कि इसे तो परिवार से प्रेमी नहीं है, ये तो बस अपने बारे में सोच रही है। और आचार्य जी इसी बात को सबसे बड़ी भूल बताते हैं। उनका तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि जरा सोचिए, जो स्त्री घर के केंद्र में बैठी है, जो घर की धुरी है, अगर वही अज्ञान में रहेगी, दुनियादारी से कटी रहेगी, तो उस पूरे घर का पतन कैसे रोका जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। मतलब एक ऐसी महिला जिसे बाहर के समाज का, विज्ञान का, अर्थव्यवस्था या राजनीति का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो अपने बच्चों को आज की इस जटिल दुनिया के लिए कैसे तैयार करेगी। सही बात है। वो अपने पति के काम के तनाव को भी कैसे समझेगी। बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। इसे अगर मैं आज के संदर्भ में देखूं ना, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी का जो सबसे मुख्य सर्वर होता है, मेन सर्वर, आप उसी को इंटरनेट और बिजली से पूरी तरह काट दें। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना। मतलब आप मेन सर्वर का कनेक्शन काट दें और फिर बाहर बैठकर ये उम्मीद करें कि पूरी कंपनी बहुत ही शानदार और आधुनिक तरीके से काम करेगी, जो घर का कोर प्रोसेसर है, जहां से बच्चों की प्रोग्रामिंग होनी है, उसे ही दुनिया के ज्ञान से काट दिया गया। बिल्कुल सही। जब मुख्य सर्वर ही अपडेटेड नहीं होगा, उसके पास बाहरी दुनिया का डेटा ही नहीं होगा, तो पूरा सिस्टम करप्ट होना ही है। और यहीं से बात उस ऐतिहासिक साजिश की तरफ मुड़ती है। ऐतिहासिक साजिश, वो कैसे? स्रोत के अनुसार अगर हम इसके मूल में जाएं, तो पुरुष ने अपनी सत्ता, अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए स्त्री को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। अच्छा, ताकि वो बाहर ना जा सके। हाँ, मकसद ये था कि वो बाहर की दुनिया ना देख सके, उसे अपने अधिकारों का पता ना चले। एक तरह से उसे घर में एक दासी या सेविका बनाकर रखने की योजना थी, ताकि पुरुष का राज बेखटके चलता रहे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर एक अशिक्षित और दुनिया से कटी हुई महिला के कारण पूरा घर बर्बाद होता है, बच्चों की परवरिश खराब होती है, तो पुरुषों ने ये साजिश रची ही क्यों? मतलब कोई अपना ही नुकसान क्यों करेगा? क्योंकि पुरुष ने उस वक्त इसे अपनी बहुत बड़ी होशियारी समझा था। होता क्या है ना, सत्ता का नशा अक्सर दूरदृष्टि छीन लेता है। पुरुष ने सोचा कि वो स्त्री को नियंत्रित करके हमेशा फायदे में रहेगा, कि बस घर आओ और सब कुछ तैयार मिले। हाँ, उसकी सेवा होती रहेगी। लेकिन असल में ये एक भयानक भूल थी जो खुद पुरुषों पर ही भारी पड़ी। आचार्य जी समझाते हैं कि घर की जो दुर्दशा होती है, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे कलह कलेश होते हैं ना, वो सास बहू के झगड़े और वो सब, बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि घर की आत्मा को ही एक छोटे से दायरे में बांध कर रख दिया गया है। जाहिर है, जब किसी इंसान के पास सोचने के लिए बड़े मुद्दे नहीं होंगे तो वो छोटी छोटी बातों पर ही लड़ेगा।
लेकिन एक बात बताइए, इस कैद को लागू कैसे किया गया? मतलब कोई भी अपनी मर्जी से पिंजरे में जाना तो स्वीकार नहीं करता। इतिहास में गुलामों ने भी हमेशा विद्रोह किया है। हाँ, विद्रोह तो हुए हैं। तो फिर महिलाओं को इस पिंजरे में कैसे रखा गया कि उन्होंने बगावत ही नहीं की? इसका जवाब उस हथियार में छिपा है जिसे एक कृत्रिम सुविधा या आर्टिफिशियल कंफर्ट कहा गया है। महिलाओं को दुनिया, समाज, तकनीक और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से पूरी तरह काट दिया गया और इसके बदले उन्हें घर में बैठने की एक कृत्रिम सुरक्षा दी गई। उनसे कहा गया कि बाहर बहुत खतरा है, धूप है, झंझट है, तुम घर में महारानी की तरह सुरक्षित हो। एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? घर का काम करना, सुबह से लेकर रात तक रसोई संभालना, बच्चों को देखना, ये सब बहुत भारी शारीरिक मेहनत का काम है। कई लोग ये तर्क देंगे कि ये कोई सुविधा या आराम की बात नहीं है, इसे कृत्रिम सुविधा कैसे कह सकते हैं? आपका सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहाँ स्रोत में सुविधा का मतलब शारीरिक मेहनत से बचना नहीं है। इसका मतलब है बौद्धिक और मानसिक चुनौतियों से बचना। अच्छा, बौद्धिक चुनौतियां। हाँ, घर में झाड़ू लगाने में पसीना आ सकता है, लेकिन उसमें कोई बौद्धिक चुनौती नहीं है। जब कोई इंसान बाहर की दुनिया की धूप नहीं सहेगा, सड़क की ठोकरें नहीं खाएगा, बॉस की डांट नहीं सुनेगा, तो उसका मानसिक लचीलापन कैसे विकसित होगा? सही बात है। आचार्य जी इस बात को बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखते हैं कि ये जो कोमल, गोरी और मुलायम गृहिणी की छवि गढ़ दी गई है, जिसे धूप से बचाकर रखा गया है, ये असल में पुरुष के भोग और अहंकार की संतुष्टि के लिए उत्तम मानी जाती है। लेकिन वो स्त्री खुद एक गहरे मानसिक दुख और खालीपन में जीती है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जीवन के वास्तविक संघर्षों का सामना ही नहीं करेगा तो उसका विकास तो वहीं रुक जाएगा। ये तो एक तरह से इंसान को एक गूंगी गुड़िया बनाने की प्रक्रिया है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, गूंगी गुड़िया। और स्रोत में इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण टीवी कार्यक्रमों का दिया गया है। हाँ, दिन में आने वाले वो टीवी शोज। हाँ, दिन में 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच जो सामग्री टीवी पर परोसी जाती है, उस पर गौर कीजिए। ये कार्यक्रम विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाओं को लक्ष्य करके बनाए जाते हैं। और उनमें होता क्या है? सिर्फ घटिया स्तर की साजिशें, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी का क्लेश। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसान बाहरी दुनिया की राजनीति या विज्ञान से कट चुका है, उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को प्रोसेस कर सकता है जो उसके उस छोटे से दायरे में घट रही हैं। ये टीवी कार्यक्रम उनकी बुद्धि को कुंद करने का काम करते हैं और उन्हें उसी पिंजरे में खुश रहना सिखाते हैं। इस पूरी साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा और उसकी वासना है। पुरुष चाहता था कि स्त्री पूरी तरह से उस पर निर्भर रहे। उसे लगा कि वो अपनी सुविधा के लिए एक व्यवस्था बना रहा है, लेकिन उसने घर के पतन की नींव रख दी। ये जो तर्क दिया जाता है ना कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, हम कमाने के लिए हैं, तो ये बहुत ही चालाकी भरा है। बहुत चालाकी भरा है। क्योंकि काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी किया जाता है, काम व्यक्ति का निर्माण करता है। और यही बात इंसान और पशु के बीच का सबसे बड़ा फर्क भी तो तय करती है। स्रोत सामग्री में ये बहुत गहराई से बताया गया है कि इंसान होने का सबसे बड़ा गुण कर्म करना है। बिल्कुल। मतलब खाना, पीना, सोना, खुद को सुरक्षित रखना और प्रजनन करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। एक इंसान पशुओं से अलग इसलिए है क्योंकि वो कर्म करता है, वो अपनी चेतना का विकास करता है और उसे जीवन में मुक्ति चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो महिलाओं से कर्म का अधिकार ही छीन लिया गया। उन्हें सिर्फ रसोई, बिस्तर, कपड़े धोने और टीवी देखने तक सीमित कर दिया गया। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब रातों रात नहीं होता। इसकी कंडीशनिंग, इसका ब्रेन वॉश बचपन से ही शुरू हो जाता है। आचार्य जी एक बहुत ही मार्मिक दृश्य का जिक्र करते हैं पुस्तक में। उन्होंने देखा कि एक 4 या 6 साल की छोटी सी बच्ची, जिससे खुद अपना वजन ठीक से नहीं संभाला जा रहा, वो अपने छोटे भाई को गोद में उठाए घूम रही है। ये नज़ारा तो हमारे समाज में बहुत आम है, मैंने भी कई बार देखा है। बहुत आम है, लेकिन बहुत डरावना भी है, क्योंकि उसी उम्र के लड़कों से ऐसा काम शायद ही कभी करवाया जाता है। हाँ, लड़कों को तो खेलने भेज देते हैं। बिल्कुल। लड़कियों के दिमाग में बचपन से ही बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये बात डाल दी जाती है कि उनका जीवन दूसरों के लिए है, उनका अपना अस्तित्व पूर्ण नहीं है, बल्कि उनका जन्म दूसरों की देखभाल करने, त्याग करने और सेवा करने के लिए ही हुआ है। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक पुशबैक देना चाहूंगी। जी बताइए। हमारे समाज में दूसरों की सेवा करना, खास तौर पर अपने परिवार की देखभाल करना, एक बहुत ही महान काम माना जाता है। तो क्या अपने ही परिवार की, अपने बच्चों और सास ससुर की सेवा करने में कुछ गलत है? इसे इतना नकारात्मक क्यों बताया जा रहा है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आचार्य जी इसका बहुत बारीकी से जवाब देते हैं। वो ये नहीं कहते कि सेवा करना गलत है। अच्छा। वो स्पष्ट करते हैं कि सेवा करना महान है, लेकिन इसमें एक शर्त है। पहले खुद का निर्माण करना आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा दायित्व है। खुद का निर्माण, इसका यहाँ क्या संदर्भ है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप खुद ही भीतर से खाली हैं, आपके पास अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई आत्मबल नहीं है, तो आप दूसरों को क्या देंगे? एक खाली बर्तन से कोई दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकता है? बिल्कुल। आचार्य जी कहते हैं कि जब एक अज्ञानी व्यक्ति सेवा करने निकलता है तो वह असल में सेवा नहीं करता, वो सिर्फ अपना अज्ञान, अपना डर और अपनी कुंठा ही दूसरों पर थोपता है। स्त्री के अहंकार को सेवा के इस झूठे आवरण से बांध दिया गया है। उसे ये कहकर महान बना दिया जाता है कि तुम तो देवी हो, तुम तो त्याग की मूरत हो। और इस झूठी तारीफ के बोझ तले उसे स्वस्थ रूप से स्वार्थी होने का हक ही नहीं दिया गया। वो स्वार्थ जो खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य जी ने गीता के 8वें अध्याय का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि मान लीजिए वो खुद गीता का 8वां अध्याय न पढ़ें, अपना ज्ञान न बढ़ाएं, अपनी योग्यता पर काम न करें, हाँ, और बस सेवा के नाम पर श्रोताओं के सामने बैठकर 4 घंटे तक कुछ भी बोलते रहें, हाँ, तो क्या इसे सेवा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो श्रोताओं के साथ सीधा सीधा धोखा होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिना अपनी योग्यता बढ़ाए जो तथाकथित सेवा की जाती है वो सिर्फ एक पाखंड है। जब आप किसी प्रभाव में आकर या संस्कारों के दबाव में आकर कोई काम करते हैं तो वो प्रेम नहीं होता, वो बस एक मशीनी क्रिया होती है। हाँ, और जब कोई इंसान मशीन की तरह सिर्फ दूसरों के लिए काम करता रहता है तो उसके भीतर एक बहुत ही खतरनाक ग्रंथि पैदा होती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब ये साजिश इतनी स्पष्ट है, जब इसमें इतना नुकसान है, तो आज के आधुनिक दौर में भी महिलाएं इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहती? हाँ, ये एक बड़ा रहस्य है। मतलब आज तो शिक्षा के अवसर भी हैं, इंटरनेट है, तो फिर ये जाल टूट क्यों नहीं रहा है? यहाँ प्रवेश होता है अहंकार का। इसे एक कुचक्र की तरह समझिए। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल सिर्फ झाड़ू पोछा, रसोई और परिवार की देखभाल में निकाल दिए। अब उस उम्र के पड़ाव पर उसका अहंकार ये मानने को कभी तैयारी नहीं होता कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक धोखे में गंवा दी। अब ये बात समझ में आ रही है। मतलब ये सिर्फ उनका घमंड नहीं है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल। क्योंकि अगर उसने ये मान लिया कि घर की 4 दीवारी से बाहर की दुनिया ज्यादा बड़ी और जरूरी थी, तो उसे ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। और ये सच्चाई बर्दाश्त करना किसी के लिए भी बहुत भयानक होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इस मनोवैज्ञानिक आघात से बचने के लिए वो महिला क्या करती है? वो अपनी बेटी और अपनी बहू से भी वही सब करवाती है जो उसने खुद किया, ताकि उसका अपना जीवन सही साबित हो सके। हाँ, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ तर्क देती है, देखो हमने तो जिंदगी भर बाहर काम नहीं किया, सिर्फ घर संभाला, हम में कोई कमी दिखती है क्या? अब जाहिर है घर का कोई भी सदस्य अपनी सास या माँ के मुंह पर तो ये नहीं बोलेगा कि आपकी जिंदगी का दायरा बहुत संकुचित रहा है। कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। और इसका नतीजा ये होता है कि घर में रहने वाले व्यक्ति का दम भी और अहंकारी हो जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। शोट में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब इंसान बाहर काम करता है, दफ्तर जाता है, तो बॉस और दुनिया के लोग उसकी कमियां निकालते हैं। बिल्कुल, उसे आईना दिखाते हैं। हाँ, उससे उसकी गलतियों का एहसास कराते हैं। इस संघर्ष और आलोचना से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें विनम्रता आती है। लेकिन घर के अंदर क्या होता है? खाना बनाने वाले की कोई तीखी आलोचना नहीं कर सकता। सही बात है। जो घर में बैठ गया उसे अपनी वास्तविक कमियों का कभी पता ही नहीं चलता। उसे लगने लगता है कि वो घर की मालकिन है, पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है। और इस अहंकार को सबसे बड़ी ताकत कहाँ से मिलती है? कहाँ से? उस मुआवजे से जो पति उसे घर में कैद रहने के बदले देता है। मुआवजा? अच्छा, यहाँ इशारा शायद उस आर्थिक निर्भरता की ओर है जिसे स्रोत में क्रेडिट कार्ड और गड्डी कहा गया है। ये वाकई में एक बहुत ही कड़वा सच है। जी हाँ, आचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि साजिश बेशक शुरुआत में पुरुषों की थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट चुकी है। अब इस व्यवस्था में महिलाएं खुद अपने स्वार्थ के कारण शामिल हो गई हैं। मतलब उन्होंने इस साजिश को अपना लिया है पूरी तरह से। आराम और पति का पैसा, जिसके लिए उन्हें कोई बौद्धिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसने उनके भीतर से मुक्ति की, आजादी की आकांक्षा को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
यह बहुत ही डरावने वाला सच है। जब बिना बाहरी दुनिया से जूझे घर बैठे बैठे मुफ्त में पति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा, वो मोटी गड्डी सीधे हाथ में आ जाती है, तो बाहर जाकर धूप में संघर्ष करने की इच्छा ही मर जाती है। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि कई बार जब ऐसी महिलाओं को बाद में कोई नौकरी मिलती भी है तो वे बाहर काम करने से साफ मना कर देती हैं। और उसके पीछे का कारण क्या होता है? वो कहती हैं कि उनकी त्वचा खराब हो जाएगी, धूप लग जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक डर छुपा होता है, अपनी असल हैसियत के सामने आने का डर। असल हैसियत का डर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्हें अवचेतन रूप से ये पता होता है कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो अपनी वास्तविक योग्यता और शिक्षा के दम पर वे बाजार में शायद सिर्फ 5, 10 या 15,000 रुपए ही कमा पाएंगी। अच्छा। बाजार में कोई उन्हें उनकी कुर्बानी के पैसे नहीं देगा, बल्कि उनकी काबिलियत के पैसे देगा। जबकि घर में रहकर उन्हें बिना किसी बौद्धिक चुनौती के एक बहुत बड़ी रकम और मालकिन होने का रुतबा मिल रहा है। इस झूठे रुतबे को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और यहीं पर आचार्य जी पूरी आर्थिक वास्तविकता का एक बहुत ही करारा आईना सामने रख देते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ पर प्रहार करता है। हाँ, वो सवाल बहुत जरूरी है। वो पूछते हैं कि घर के जिन कामों, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना के पीछे महिलाएं अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय और अपना करियर कुर्बान कर रही हैं, बाजार के हिसाब से उन कामों की असली कीमत क्या है? और जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है, मुश्किल से 5 या 10,000 रुपए महीने। इस सच्चाई को पचाना वाकई बहुत मुश्किल है। मतलब जरा गहराई से सोचिए, एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी सारी अपार क्षमताएं, उसकी बुद्धि सिर्फ 5-10 हजार रुपए के बाजारी मूल्य वाले काम में सिमट कर रह जाती हैं। तो फिर इसीलिए आचार्य जी का तर्क ये है कि अपना पूरा जीवन, अपना अमूल्य समय इस काम में बर्बाद करने के बजाय महिलाओं को खुद को किसी ऊंचे काम में लगाना चाहिए, किसी ऐसे काम में जो उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में मदद करे। तो फिर घर के उन कामों का क्या होगा? घर तो चलाना ही है ना। आचार्य जी इसका बहुत ही व्यावहारिक समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि इन घरेलू कामों के लिए उन गरीब और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहिए जो सच में इसके जरूरतमंद है। जो लोग 5-10 हजार की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें ये काम सौंपिए। इससे 2 चीजें होंगी। एक तरफ तो उनका घर चलेगा, समाज से बेरोजगारी थोड़ी कम होगी, और दूसरी तरफ महिलाएं इस कृत्रिम सुविधा के जाल से बाहर निकलकर खुद के निर्माण के लिए कुछ सार्थक कर पाएंगी। और अंततः इसी समाधान के साथ आचार्य जी इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक स्पष्ट विद्रोह का आह्वान करते हैं। हाँ, लेकिन जब विद्रोह शब्द का इस्तेमाल होता है ना, तो अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये घर तोड़ने की बात हो रही है। समाज में तो यही माना जाएगा। इस पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। आचार्य जी का विद्रोह परिवार को तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये विद्रोह खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए है, अपने बच्चों को एक अज्ञानी मां से बचाने के लिए है, और अंततः पूरे परिवार के वास्तविक विकास के लिए है। उनका संदेश बहुत सीधा और जमीनी है। जरूरी नहीं कि हर किसी को शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए। कोई भी छोटी नौकरी कर लीजिए, लेकिन स्वावलंबी बनिए। मतलब अपनी रोटी खुद कमाकर खाना सीखना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पर निर्भरता है, किसी और पर पूरी तरह आश्रित होना, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, ये स्थिति इंसान को भीतर से पूरी तरह खोखला कर देती है। ये उसकी सोचने समझने की आज़ादी छीन लेती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि खुद का मानसिक और बौद्धिक निर्माण ही सबसे बड़ी सेवा है। एकदम सही। जब तक एक स्त्री खुद एक सशक्त, समझदार और दुनिया की हकीकतों से वाकिफ इंसान नहीं बनेगी, वो अपने बच्चों या परिवार को कोई सही दिशा दे ही नहीं सकती। वो कृत्रिम सुविधा जिसे समाज एक आदर्श जीवन मानकर पूछता है, वो असल में अज्ञान और अहंकार का एक ऐसा जाल है जो मनुष्य को उसकी असली क्षमताओं से दूर कर देता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान का मार्ग है। और देखिए, ये बात सिर्फ महिलाओं पर ही लागू नहीं होती। ये दर्शन जीवन के हर पहलू पर खरा उतरता है। हाँ, कोई भी इंसान हो। बिल्कुल। कोई भी व्यवस्था जो आपको आराम तो देती है, लेकिन आपको सोचने की, सवाल करने की चुनौती नहीं देती, वो अंततः आपका पतन ही करेगी। बिल्कुल। इस चर्चा ने निश्चित रूप से हमें हमारे समाज के उन ढांचों पर सवाल उठाने को मजबूर किया है जिन्हें हम बचपन से बस सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं।
ये एक वेकअप कॉल है हर उस व्यक्ति के लिए जो किसी भी तरह की आरामदायक पर निर्भरता में फंसा हुआ है। सही कहा। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार है जिस पर हम सब चिंतन कर सकते हैं। आज हमने देखा कि कैसे बाहर की धूप, चुनौतियां और ठोकरें ही किसी भी इंसान को वास्तविक रूप से मजबूत बनाती हैं। तो जरा सोचिए, अगर इंसान का असली विकास जीवन की चुनौतियों और घर्षण से ही होता है, तो आज के आधुनिक दौर में सुरक्षा और सुविधा के नाम पर क्या हम सब अपने ही इर्द गिर्द ऐसे सेफ स्पेस नहीं बना रहे हैं जो असल में सिर्फ पिंजरे हैं? उन दीवारों को पहचानना जरूरी है जो हमें सुरक्षित तो रखती है लेकिन हमें उड़ने नहीं देती। जरा सोचिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। आत्ममंथन से ही हर बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इसी आत्ममंथन के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार विमर्श का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और चुनौती भरे विषय के साथ।